हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। जैसा कि पहले से पता है कि आज हम लोगों ने सेल चैप्टर का 4th लेक्चर डिस्कस किया था, तो आज हम लोग उसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे कि आपको दोबारा रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोगों ने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल की जो सबसे पहली बात यह है कि इसमें कौन कौन लोग आएंगे। तो अगर इंक्लूड की बात करें तो इसमें आते हैं मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, इसमें आते हैं फंजाई, इसमें आते हैं प्लांट्स और इसमें आते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो 4 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू यूकैरियोट्स। दूसरा, किसी भी यूकैरियोटिक सेल की खास बात यह होती है कि इसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन क्यों होता है? तो यहाँ पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल के नाते सेल का जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है उसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। दूसरी जो बात है कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाएगा। अगला, इसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होकर के क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल मिलेगा किसमें? इसी यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होगा। अगली जो खास बात है कि इसमें पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये सब यूकैरियोटिक सेल की पहचान है। क्या? इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमैलिया के आएंगे मेंबर। साइटोप्लाज्म का एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होंगे। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर के क्रोमोसोम बना लेगा और यहाँ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। लेकिन ये बात मत समझ लीजिएगा कि सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल होती हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल तो कहोगे नॉट आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्यों? जैसे जैसे प्लांट सेल डिफर होती है कहां से? किसी एनिमल सेल से। जैसे स्थिति ये है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की जो पहचान है वो सेल वॉल का पाया जाना है। प्लांट सेल की जो पहचान है वो लार्ज सेंट्रल
वैक्यूल का पाया जाना। प्लांट सेल की पहचान है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में विशेष बात है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का पाया जाना। खास बात यह है कि ये सब चीजें एब्सेंट हैं, एब्सेंट इन किसमें, एनिमल्स, जबकि ये एब्सेंट है इन ऑलमोस्ट प्लांट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने लिख ली है क्या, कि कौन सी पर्टिकुलर सेल की स्थिति क्या है। सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होती है, प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़ा अलग होती है। क्या, प्लांट सेल में सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और प्लास्टिड पाए जाते हैं, ये सब एब्सेंट होते हैं एनिमल में। तो एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोल, जो कि ऑलमोस्ट प्लांट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। इतनी सी बात को हम लोग पहले एनसीईआरटी में देख लेते हैं। लिखते हैं, लिखा है यूकैरियोट्स इंक्लूड्स क्या, तो कहोगे प्रोटिस्ट कामा प्लांट्स कामा एनिमल्स कामा फंजाई। किसी भी यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है, किसका, साइटोप्लाज्म का। क्यों है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें पाया जाता है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप है। किसी यूकैरियोटिक सेल में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और क्या, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये पॉइंट टिक कर लीजिए। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर के क्या बना लेगा, क्रोमोसोम। लेकिन सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे प्लांट सेल में पाई जाएगी सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि एब्सेंट होगी किसमें, एनिमल सेल में। लेकिन एनिमल सेल में पाया जाएगा सेंट्रियोल, जो कि एब्सेंट होगा किसमें, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में। डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम डायग्राम की बात करें तो इसमें 5 चीजें अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे जैसे सेल वॉल, ये प्लांट सेल की पहचान है। मिडिल लैमेला, ये प्लांट सेल की पहचान है। क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल की पहचान है। और प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लांट सेल की पहचान है। तो ये पहचान आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम एनिमल सेल में जाएंगे तो एनिमल सेल में माइक्रोविलाई याद रखेंगे और एनिमल सेल में सेंट्रियोल याद रखेंगे। बाकी लगभग सेम स्ट्रक्चर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो पहली हेडिंग दी है वो सेल मेम्ब्रेन है, तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करें अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में 2-3 पहले तो हमको याद करने वाले क्वेश्चन याद होने चाहिए। क्या, जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल डिटेल कैसे पता चला, तो आंसर हम देंगे आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो भी कब, तो याद रखेंगे 1950s में। 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तभी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल डिटेल पढ़ना संभव हो पाया।
लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर बदल देंगे, क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा बाय केमिकल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्पेशली किसका? तो याद रखेंगे ह्यूमन की आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी का जब केमिकल स्टडी की गई है तो उससे पॉसिबल स्ट्रक्चर डिड्यूस हुआ, और केमिकल स्टडी से क्या पता चला ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब केमिकल स्टडी की गई तो पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली लिपिड एंड प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ, किसका? सेल मेम्ब्रेन का, और इससे पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है। मतलब प्रोटीन के साथ लिपिड है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट है। तो फाइनली ये बात समझ में आ गई है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के साथ लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों हैं। तो देखो फिर से सुन लेते हैं। क्या अगर क्वेश्चन पूछेगा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल डिटेल या डिटेल की जो स्ट्रक्चर की जो डिटेल्ड स्टडी है वो कब हो पाई है, तो हम कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो जा गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन साइंटिस्ट कब डिड्यूस कर पाए, तो कहोगे उस केमिकल स्टडी किया सेल मेम्ब्रेन की, स्पेशली कहाँ किया? आरबीसी की, और उसी से पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली लिपिड एंड क्या है? प्रोटीन। फिर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया सेल मेम्ब्रेन का, तो पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन एंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कंक्लूजन ये है क्या कि सेल मेम्ब्रेन में तीन चीजें हैं, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। बस प्रोटीन का रेशियो याद रखेंगे, प्रोटीन 52% है, जबकि लिपिड 40%, तो कार्बोहाइड्रेट कितना होगा? 8%। बस एक बात और याद रखिएगा, ये जो भी रेशियो लिखा है ये ह्यूमन आरबीसी का लिखा है, क्योंकि इन सब का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन डिफरेंट सेल। सभी सेल का प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो सेम नहीं होता है, अलग अलग सेल का रेशियो अलग अलग होता है। ठीक है। अब हम लोग लिपिड की बात करेंगे। लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की लिपिड की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि कौन कौन सी लिपिड पाई जाती हैं। तो दो लिपिड होती हैं, एक होती है फास्फोलिपिड और एक होती है कोलेस्टेरॉल। लेकिन ये दिमाग में रख लीजिएगा कि फास्फोलिपिड ही मेन है और ये बहुत स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ज्यादातर क्या है? फास्फोलिपिड है। एक क्वेश्चन, अब फास्फोलिपिड क्या है?
तो वास्तव में फास्फोलिपिड फास्फोग्लिसराइड है। ठीक है, या कह सकते हैं लेसिथिन। अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन सी फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो स्पेशली आप क्या बताएंगे, लेसिथिन। किसी एक पर्टिकुलर फास्फोलिपिड के कार्टून को देखें तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है, ये OH है, ये OH है, ये OH है, बाकी ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है और ये है ग्लिसरॉल। ठीक है, इस ग्लिसरॉल को ट्राइग्लिसराइड फैट में कन्वर्ट होता है, तो इस OH को, इस OH को, इस OH को, तीनों OH को हटा देते हैं और इसकी जगह फैटी एसिड जोड़ देते हैं। यहाँ एक फैटी एसिड जोड़ देंगे, यहाँ एक फैटी एसिड जोड़ देंगे और यहाँ एक फैटी एसिड जोड़ देंगे, तो जोड़ लेते हैं। तो जोड़ देखो कैसे जोड़ेंगे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इधर की तरफ ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड और ये फैटी एसिड। तो अगर ये ग्लिसरॉल है तो ये क्या है, ये क्या है, ये लिपिड है जिसको ग्लिसराइड फैट भी कहते हैं। फिर इस OH को रिमूव कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, इस OH को, सॉरी, इस फैटिक एसिड को रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह फास्फेट ले आते हैं। तो थोड़ी देर बाद स्थिति देखो क्या होगी, स्थिति ये होगी, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड, और यहां लग जाएगा ये फास्फेट है। ध्यान से सुनिएगा, अब ये जैसे ही लिपिड में एक फैटी एसिड हटा करके फास्फेट लगाएंगे, वैसे ही इसका नाम हो जाएगा फास्फोलिपिड। ठीक है, तो ग्लिसरॉल से क्या बनेगी बेटा, पहले ग्लिसरॉल को ट्राइग्लिसराइड फैट या लिपिड में कन्वर्ट करेंगे और फिर लिपिड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फास्फोलिपिड में। ठीक है, तो एक तो ये बेसिक केमिस्ट्री आपके दिमाग में सेट हो जाएगी होगी। आगे देखते हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक फास्फोलिपिड का कार्टून है और किसी फास्फोलिपिड के कार्टून में ये मान लेते हैं कि एक फास्फोलिपिड है। तो फास्फोलिपिड की खास बात यह है, इसके दो हिस्से होते हैं। ये इतना हिस्सा हेड होता है और ये इतना हिस्सा टेल होता है, और हेड बनाने में तीन चीजें हैं, ये फास्फेट है, ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड चेन है। ठीक है, हेड की खास बात यह होती है कि ये पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। टेल की खास बात यह है कि ये नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, जब इस फास्फोलिपिड की बात करेंगे तो फास्फोलिपिड जब सेल मेम्ब्रेन में पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन में, तो एज लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर का मतलब इसमें टू लेयर पाई जाएंगे और टू लेयर में कुछ अरेंजमेंट ऐसा होगा कि जो नॉन पोलर टेल है, जो नॉन पोलर टेल है वो इनर साइड होगी, जबकि जो पोलर या हाइड्रोफिलिक हेड है वो आउटर साइड होगा। तो ये आउटर साइड होगा और ये इनर साइड होगा। और क्यों इनर साइड होगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है।
टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना है, क्या सुनिश्चित करना है, देखो ये सुनिश्चित करना है कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है किसका, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो हाइड्रोफोबिक टेल है उसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। तो ये पॉइंट बेटा याद रखो कि ये बहुत काम की बात है। फिर से सुन लेते हैं। किसी भी फास्फोलिपिड के तीन हिस्से हैं, फास्फेट है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है। इसमें फास्फेट और ग्लिसरॉल वाला जो ग्रुप है वही हेड बनाता है, जबकि फैटी एसिड का जो चेन है वो टेल बनाती है। हेड पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, टेल नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हेड आउटसाइड होता है, टेल इनसाइड होता है। और टेल कुछ इस प्रकार से अरेंज की जाती है कि हाइड्रोफोबिक टेल जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की है उसको बचाना है किससे, एक्वस एनवायरनमेंट से। फास्फोलिपिड किस फॉर्म में पाई जाएगी, तो आप कहोगे लिपिड बाई लेयर के फॉर्म में पाई जाएगी। डायग्राम में जरा देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो जरा इमेजिन करो कि अगर ऐसे पाई जाती कि ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, इस तरीके से, और ये टेल है, तो देखो क्या समस्या होती। बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता, उसमें वाटर होता, तो हेड तो वाटर के पास पहुंच जाता, लेकिन अंदर जो साइटोप्लाज्म होता उसमें भी तो वाटर होता, तो टेल वाटर के पास हो जाती है। तो टेल को वाटर से दूर रखना है, तो तरीका देखो क्या निकाला गया है। तरीका ये निकाला गया है कि इसको डबल लेयर कर लेते हैं। अब जब डबल लेयर करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। अब देखिए इस पर्टिकुलर में ये है हेड और ये है टेल, ये है हेड और ये है टेल। ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि ये इस वाले लेयर में हेड बाहर की तरफ है, टेल अंदर की तरफ है, और इस वाले में हेड बाहर की तरफ है, टेल अंदर की तरफ है। तो टेल को प्रोटेक्ट करना है किससे, टेल को प्रोटेक्ट करना है एक्वस एनवायरनमेंट से। इसी नाते ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरी बात है कि इसमें प्रोटीन भी पाए जाएंगे। तो प्रोटीन पाए जाने का जरा स्थिति देख लेते हैं क्या है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कुछ इस प्रकार से पाई जाती हैं। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं, कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो लिपिड बाइलेयर में सरफेस पर पाई जाती हैं। जैसे ये सरफेस पर है और ये भी सरफेस पर है, बस वो बाहर सरफेस पर है, वो अंदर सरफेस पर है। इनको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो काफी एम्बेडेड होती हैं, लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होती हैं। इनको क्या कहते हैं, ये हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो प्रोटीन दो प्रकार की हो गई, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन की खास बात है कि ये सरफेस पर होती हैं और इसी नाते ये इजिली एक्सट्रैक्टेड होती है। जबकि इंटीग्रल प्रोटीन की बात करेंगे तो ये एम्बेडेड होती हैं, एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर और नॉट इजिली एक्सट्रैक्टेड। ये आसानी से नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो दो बातें आपको समझ लेना है यहां से, क्या कि लिपिड की बाइलेयर है
तो बच्चों हम लोग प्रोटीन कंप्लीट कर लिए हैं, अब थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का भी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट या शुगर कहाँ पाई जाती है, तो ये है शुगर। और शुगर सिर्फ आउटर सरफेस पर होती है। किससे अटैच होती है? ये फास्फोलिपिड से भी अटैच होती है, ये इंटीग्रल प्रोटीन से भी अटैच होती है, और ये पेरिफेरल प्रोटीन से भी अटैच होता है। तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन डायग्राम से हमको याद रखना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकल्सन ने दिया, और 1972 में दिया पहला सवाल। और यही यही हाँ, तो सिंगर एंड निकल्सन ने दिया, और यही मोस्ट एक्सेप्टेड है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आंसर देंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बस ये आपको याद ये रखना है कि इसमें फ्लूइड कौन है और मोज़ेक कौन है। अगर हम फ्लूइड की बात करें तो इसमें जो लिपिड है वो फ्लूइड का काम करती है, जबकि जो प्रोटीन है वो मोज़ेक का काम करती है। यहाँ जो फ्लूइड है वो क्वासी फ्लूइड है, ठीक है एक बात। और इसी फ्लूइड लिपिड के फ्लूइड नेचर के नाते जो प्रोटीन होती है उसमें लेटरल मूवमेंट होता है, और लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन ही डिटरमाइन करती है क्या, या मेजर करती है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किससे पता चलती है? बस एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, इसमें जो लिपिड होता है इसमें 3 मूवमेंट होते हैं, लेटरल मूवमेंट, इसके अलावा सर्कुलर मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। 3 प्रकार के मूवमेंट है यहाँ, लेटरल मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। जबकि प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा मूवमेंट होता है? लेटरल मूवमेंट होता है। एक क्वेश्चन और है, फ्लूइड नेचर, फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्यों जरूरी है? तो फ्लूइड नेचर का जो सबसे पहला फायदा है वो है सेल की ग्रोथ। सेल की ग्रोथ तभी होगी जब फ्लूइड नेचर होगी, अगर रिजिड हो जाएगी तो सेल में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दूसरा दूसरा इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने के लिए भी फ्लूइड नेचर है। तीसरा सिक्रीशन के लिए भी फ्लूइड नेचर बहुत जरूरी है। चौथा इंडोसाइटोसिस के लिए, और पांचवा याद रखेंगे सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो फ्लूइड नेचर किसके किसके लिए जरूरी है ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अभी हम लोग देख लेंगे। तो चलो एनसीईआरटी से जरा एक बार रिकवर कर देख लेते हैं इसको कैसे कैसे एनसीईआरटी से लिखा है, फिर फंक्शन देखेंगे हम लोग। लिखा है
डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कब की जा सकी, तो कहोगे आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो भी कब, जब 1950s में ये डिस्कवर हुई। दूसरा, जब केमिकल स्टडी की गई किसकी, सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली किसकी, ह्यूमन आरबीसी, तो इससे साइंटिस्ट को डिड्यूस हो गया, अंदाजा लग गया क्या, कि पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है। इन केमिकल स्टडी से पता चल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली क्या पाया जाता है, तो मेनली लिपिड और प्रोटीन पाई जाती है। मेजर लिपिड कौन सी है, तो आंसर देंगे फास्फोलिपिड, जो कि अरेंज्ड कैसे है, एज ए बाइलेयर। लिपिड अरेंज है विद इन द मेम्ब्रेन इस प्रकार से कि जो पोलर हेड है वो टुवर्ड आउटर साइड है, जबकि हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो टुवर्ड इनर पार्ट है। और ऐसा क्यों, दिस इंश्योर, ये सुनिश्चित करता है कि जो नॉन पोलर टेल है किसका, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, उसको बचाना है किससे, एक्वस इन्वायरमेंट से। हाँ, अलग बात है कि फास्फोलिपिड के साथ क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल। बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किए, उससे बिल्कुल पता चल गया क्या, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन एंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो फिर बस रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे ह्यूमन में जो आरबीसी है, ह्यूमन में जो एरिथ्रोसाइट या आरबीसी है, उसमें लगभग 52% क्या है, प्रोटीन, और 40% के आसपास क्या है, लिपिड है। फिर देखो कैसे लिखा हुआ है लिखा है डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के ईज के हिसाब से जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो इंटीग्रल और पेरिफेरल दो प्रकार की हैं। पेरिफेरल कहाँ पाई जाती है, सरफेस पर, जबकि इंटीग्रल कहाँ पाई जाती है, पार्शियली या टोटली बरीड, धसी होती है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम की खास बात यह है कि ये तो लिपिड बाइलेयर है, इसमें देखो ये बेटा पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। शुगर को देखो तो शुगर पेरिफेरल प्रोटीन से भी जुड़ा है, शुगर इंटीग्रल प्रोटीन से भी जुड़ा है, शुगर फास्फोलिपिड से भी, तो शुगर तीनों से जुड़ा होता है। और ये क्या है, फास्फोलिपिड बाइलेयर है। ये देखिए यहाँ कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, बहुत कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अगर हम इम्प्रूव्ड मॉडल की बात करें किसके, सेल मेम्ब्रेन के, इसको किसने प्रपोज किया है, तो आंसर देंगे सिंगर और निकलसन। कब किया, 1972 में किया। कैसे, एज ए फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस, इस मॉडल के हिसाब से जो क्वासी फ्लूइड नेचर है किसका, लिपिड का, वो इनेबल करता है किसको, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ये अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन ओवरऑल बाइलेयर। और ये योग्यता, दिस एबिलिटी का मतलब जो लेटरल मूवमेंट है प्रोटीन का, इसी से मेजर होती है उसकी क्या, फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किससे मेजर होती है, तो आंसर देंगे क्या, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट, किस, इस फंक्शन के लिए, जैसे सेल की ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, या सेल डिवीजन के लिए। अब थोड़ी सी हेडिंग और बची है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से कर लेंगे। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन। जरा देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है और ये कोई मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल अंदर भी आ सकता है, या ये कोई मॉलिक्यूल है तो ये बाहर। तो मॉलिक्यूल का अंदर आना या मॉलिक्यूल का बाहर जाना, इन दोनों के लिए क्या जरूरी है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरी खास बात यह है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो
सेलेक्टिव परमिएबल होती है, सभी मॉलिक्यूल ऐसे ही पार नहीं कर सभी मॉलिक्यूल ऐसे ही आर पार नहीं जाएंगे, चुन चुन के अंदर जाएंगे और चुन चुन के बाहर आएंगे। ठीक है, ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है। अब जो यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल का, वो कई प्रकार का होता है। जैसे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, ये फैसिलिटेटेड भी होता है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे जरा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, और मान लेते हैं कि ये कोई मॉलिक्यूल है, जिनकी कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ कम है। तो यदि कोई मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आता है, तो उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा कोई भी मूवमेंट जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसी को हम सिंपल डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि नो एनर्जी रिक्वायर। ठीक है, और खास बात यह है कि ये हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या नहीं लगता है, नो कैरियर प्रोटीन। तो ना तो कैरियर प्रोटीन लगेगी, ये हाई से लो कंसंट्रेशन होता है, मतलब एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें एनर्जी नहीं लगती है। एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि कभी मेम्ब्रेन के क्रॉस मॉलिक्यूल का मूवमेंट कुछ ऐसा हो कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए, एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाए, तो एनर्जी नहीं लगेगी, कैरियर प्रोटीन भी नहीं लगेगी, और इसी को हम लोग कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें किसका मूवमेंट होता है, हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूट का होता है, न्यूट्रल सॉल्यूट। ऐसे ही मान लेते हैं कि इसी मेम्ब्रेन के थ्रू, मान लेते हैं कि इसी मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का भी मूवमेंट होगा। तो अगर वाटर का मूवमेंट होता है, तो वाटर का मूवमेंट भी पैसिव ही होता है, वाटर का मूवमेंट भी पैसिव ही होता है। बस वाटर के जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम लोग आस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, और आस्मोसिस की खास बात यह है कि ये भी एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसमें भी एनर्जी नहीं लगती है, ये भी हाई से लो होता है, इसमें भी कोई कैरियर प्रोटीन नहीं लगती है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट भी हमेशा पैसिव ही होता है। और देखते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं कि ये कोई मॉलिक्यूल है, और जिसकी बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर की तरफ कंसंट्रेशन कम है, हाई से लो जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये पैसिव ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्या होगा, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन यदि यदि ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये दिमाग में रखिएगा, तो जो मेम्ब्रेन होती है वो नॉन पोलर होती है। तो पोलर मॉलिक्यूल कभी भी नॉन पोलर मेम्ब्रेन को ऐसे पार नहीं कर पाएगा। ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, को यहां कैरियर प्रोटीन लगानी पड़ेगी। क्या लगेगी बेटा,
कैरियर प्रोटीन। याद रखना, यदि पोलर मॉलिक्यूल है और वो सेल मेम्ब्रेन को पार करना चाहता है तो कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेट करेगी उसके ट्रांसपोर्ट को। इसी नाते इस पैसिव ट्रांसपोर्ट को कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। बस खास बात ये होता है कि इस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एक तो नो एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी नहीं लगती है क्योंकि ये भी अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, क्योंकि ये भी हाई से क्या हो रहा है, लो हो रहा है। लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट है किसकी, रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट स्पेशल केस होता है। ये वास्तव में होता तो पैसिव है लेकिन इसमें कैरियर प्रोटीन लगती है क्योंकि मॉलिक्यूल कौन सा मूव कर रहा है, पोलर मॉलिक्यूल। फिर देखते हैं, मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है और मान लेते हैं कि ये कुछ आयंस हैं। इन आयंस की खास बात यह है कि बाहर लो है, हाई है, तो आयंस है, इसका मतलब ये भी पोलर हो गए, ये भी पोलर मॉलिक्यूल हो गए। तो अगर आयंस मूव करें कहां से, लो टू हाई कंसंट्रेशन, या कह सकते हो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो देखिए यहां एनर्जी लगेगी, एनर्जी कंज्यूम होगी और वो एनर्जी हमको कहां से मिलेगी, एटीपी। साथ में यहां कैरियर प्रोटीन भी लगेगी। ऐसा कोई भी मूवमेंट जो लो से हाई हो रहा हो, एनर्जी लग रही हो, कैरियर प्रोटीन लग रही हो, इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसका एग्जाम्पल है क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो मोटा मोटा दिमाग में क्या रखना है, अगर कोई मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, एनर्जी नहीं लगेगी। हाँ, अगर वो पोलर मॉलिक्यूल है तो कैरियर प्रोटीन लगेगी। लेकिन अगर वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है तो एनर्जी भी लगेगी, और अगर वो पोलर मॉलिक्यूल है तो कैरियर भी लगेगा। तो दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट हो गए, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव वाली में एनर्जी लगती है और पैसिव वाली में एनर्जी नहीं लगती है। चलो एनसीईआरटी में देख लेते हैं इसको। लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ट्रांसपोर्ट करो मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर की है टू द सब मॉलिक्यूल। याद रखिए, टिक कर लीजिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल लेकिन ब्रीफली बहुत कम मात्रा में क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और इसको कहते क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सोल्यूट मूव कर जाएंगे मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर। वाटर आल्सो मूव दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। बस मूवमेंट ऑफ वाटर अगर हम डिफ्यूजन से करेंगे तो नाम उसका क्या होगा, ऑस्मोसिस। पोलर मॉलिक्यूल याद रखिएगा, पोलर मॉलिक्यूल लिखा है, कै नॉट लिखा है, पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। तो फिर हमको क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए। क्यों चाहिए, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कुछ आयंस हैं या मॉलिक्यूल हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये क्या लिखा है, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। ऐसा ट्रांसपोर्ट में क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, जो कहां से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी, और इसको कहोगे क्या,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर पर हम आपको सेल वॉल पढ़ाएंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होगी तो फिर आप क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक बच्चों, बाय बाय।